शुभ संध्या आप सभी को। मैं डॉक्टर श्रद्धा गोपानी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 1233वें दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना है और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर तुलिका शिखा का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए मैं इनसे आप सभी को परिचित करवा देती हूँ। डॉक्टर तुलिका शिखा वर्तमान में जय जलाराम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। वे होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए विद्यार्थियों को फॉरेंसिक विज्ञान एवं विश्व विज्ञान के महत्वपूर्ण विषयों का गहन ज्ञान प्रदान कर रही है। उनका अकादमिक समर्पण एवं विषय के प्रति गहरी समझ उन्हें एक प्रभावशाली शिक्षिका एवं वक्ता बनाती है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनके ज्ञान, अनुभव एवं शैक्षणिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम सभी की ओर से डॉक्टर तुलिका शिखा का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं मुख्य वक्ता से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना व्याख्या प्रारंभ करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच इतने प्यारे इंट्रोडक्शन के लिए। ये मेरा फिर तीसरा या चौथा वेबिनार है IFPH के साथ। थैंक यू टू द प्लेटफॉर्म जिसने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप सब के साथ अपनी थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो शेयर कर सकूं। गुड इवनिंग मैम। स्लाइड विजिबल है? यस मैम। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है पीका और पाइका। जो क्योंकि मैं MD पीडियाट्रिक्स हूँ तो मेरे कोर ऑफ द हार्ट में पीडिया टॉपिक्स ज्यादा अटैच्ड रहते हैं मुझसे, इसलिए आई थिंक इससे पहले के भी मेरे टॉपिक्स पीडिया रिलेटेड ही थे और ये भी पीडिया रिलेटेड है। पिका और पाइका। द सब टाइटल इज एवरी इनटेक इज नॉट फूड। मतलब हर चीज जो हम खा रहे हैं वो फूड नहीं है, वो हमें न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो पिका के अगर इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर डिफाइंड एज पैटर्न ऑफ ईटिंग नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस। ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस का मतलब है वैसे सब्सटेंसेस जो आप खा तो रहे हो बट उससे किसी तरीके का न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है। उन चीजों को खाने से आपको कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं होगा, उन चीजों से बच्चे को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन न्यूट्रिट फॉर एटलीस्ट 1 month inappropriate to the child's developmental level and culturally sanctioned practice। ठीक है, इसका मतलब क्या कि 1 महीने तक कंटिन्यू जो बच्चा है किसी ऐसी चीज का सेवन कर रहा है जो खाद्य पदार्थ में हम नहीं काउंट करते हैं, उससे किसी तरीके का पोषण हमें नहीं मिल रहा है, किसी तरीके की शक्ति हमारे शरीर में उससे नहीं आ रही है, बच्चा उसको खा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस चीज की लत या आदत लग गई है। ठीक है, द सब्सटेंसेस कॉमनली इंजेस्टेड आर क्ले और डर्ट। जो बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों का मिट्टी मुंह में ले लेना ये बहुत कॉमन है, जिसको हम जियोफेजिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। पेंट, सिल, लिम्बोफेजिया। ठीक है, कई लोगों को पेंट की आदत होती है, कोई पेंसिल खाता है, कोई लीड्स खाता है। ठीक है, किसी को आइस खाने की आदत है विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेगोफेजिया। ये आइस बहुत कॉमनली नहीं खा सकते आप, मतलब कोई भी इंसान जिसको मुंह में बर्फ रखेगा उसको झंझनाहट होगी, उसको परेशानी होगी, तो वो नॉर्मली इनटेक नहीं कर सकता है बर्फ, बट इसको आदत है और ये पिक्यूलियरिटी बच्चे में है। और ये अभी हमारे कुछ टाइम पहले हमारे कांटेक्ट में एक पेशेंट थे, उन्होंने बताया था कि मेरी बच्ची को कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बर्फ खाने की आदत है।
प्लेट में 3-4 क्यूब्स बर्फ के रख के खाती है, ठीक है, दैट इज आइस और पेगोफेजिया। स्टार्च, स्टार्च में आप कह सकते हो एनी फूड मटेरियल जिसमें स्टार्च हो, जो जनरली हमारे लिए इनटेक के लिए अच्छा नहीं है, अमाइलोफेशिया। पीसेस विच इज नॉट जस्ट जनरली बट ऑल्सो, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, मानसिक तौर पे से भी उसको कोई ना कोई दिक्कत है। फीसेस मतलब मल, वो मल खा रहा है बच्चा, ठीक है, दैट इज कोप्रोफेजिया। बाल खा रहा हो तो ट्राइकोफेजिया। प्लास्टर, ऐश यानी राख, कपड़े, साबुन, कोल या कोयला, ये सब चीजें जो कोई भी इंसान ले रहा है, ये सब नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, और इसको बच्चे को खाने की इसकी आदत लग गई है, ठीक है। इंसिडेंस, इंसिडेंस का मतलब भारत में या ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी कितनी केसेस हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो पाइका जैसी बीमारी या पीका जैसी बीमारी से सफर कर रहे हैं। पाइका से सफर करने वाले लोग में क्या क्या आता है? इट इज अ नॉर्मल डेवलपमेंटल बिहेवियर अप टू 2 years। इस लाइन का मतलब है कि नॉर्मल डेवलपमेंटल बिहेवियर है 2 साल तक की उम्र तक में, ठीक है। एस माउथिंग ऑफ ऑल सब ऑब्जेक्ट्स आर नॉर्मल, यानी कि 2 साल की उम्र तक में बच्चा जो है हर चीज मुंह में लेता है, उसके हाथ के रीच में जो कुछ भी आएगा वो सब कुछ, कीड़े मकोड़े, गंदगी, मिट्टी, उससे इस चीज का क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि ये जो चीज आई है, ये जो मेरे मुंह में जा रही है चीज, ये क्या चीज है, ठीक है। तो इस वजह से उसे इस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तो 2 साल तक इसे हम नॉर्मल मानते हैं कि एक बार हम वेट कर लेते हैं क्या 2 साल से ऊपर का बच्चा भी इस चीज को खा रहा है, ठीक है, तब हम उसके लिए हम abnormality में जाएंगे। एज माउथ इन इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, बट इट मे कंटिन्यू इनटू अडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। बचपन की आदत थी, अब तक चल रही है, दिक्कत हम वहां काउंट करेंगे, ठीक है, कि बच्चे में आदत थी, हमें बचपना लगा, हमने बचपना समझ के छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, बच्चा है अभी समझ नहीं है, जो आजकल हम हर चीज में बोलते हैं। हर छोटे बच्चे को अगर हम किसी चीज के लिए टोके तो हमें यही बोला जाता है बात बात पे कि अरे वो तो बच्चा है ना, उसको कहाँ समझ है, अरे वो तो बच्चा है ना, उसको कहाँ समझ है। एक बार समझ आ गई तो वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। बट हम उसको ये चीज समझ के अगर छोड़ते हैं तो ये चीज कंटिन्यू हो जाएगी अडल्टहुड तक, जब वो वयस्क हो जाएगा तब भी उस चीज को उसकी आदत रहेगी। इसमें हमारे घर तरफ अगर हम इस चीज की बात करें तो कच्चे चावल ये खाने की ना, जो लोगों को आदत है, हमें तो बचपन से आदत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कई बार हम चावल जब छाट रहे होते हैं, उसमें से मिट्टी या कंकड़ निकाल रहे होते हैं, वो चुनते चुनते खा लिया, तो अरे आप तो बड़े हो, आपने ऐसे क्या करे, बचपन की आदत है, जा ही नहीं रही है, परेशानी वहां होती है। प्रेजेंस ऑफ पाइका बियॉन्ड दिस एज इज abnormal एंड नीड्स इन्वेस्टिगेशन, यानी अडल्टहुड में या फिर अडोलेसेंस एज में ये होना एबनॉर्मल माना जाता है, और हमें इसके पीछे के इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच की बात हो रही है, तो हम लेबोरेटरी टेस्ट एज वेल एज इसके पीछे की हिस्ट्री भी जानना जरूरी है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों ये बच्चा या ये बड़ा व्यक्ति जो है ये क्यों खा रहा है, इसको इससे कोई न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा है पर क्यों खा रहा है ये। Incidence is relatively higher in low socio-economic status। जब हम केस टेकिंग करते हैं तो हम पेशेंट की जो प्रिलिमिनरी डेटा होता है उसमें हमें ये सब चीजें पढ़ाई जाती है कि आप उनका नाम, उनकी जेंडर, उनका आयु, उनकी लोकेलिटी, वो किस जगह काम करते हैं, किस जगह रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, ये सब हम पूछते हैं। उसकी वजह है, सभी के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। तो ये लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चों में, एडोलसेंट में ये चीज होना, इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस
के लोग होते हैं वो ज्यादातर अपने बच्चे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मैं अगर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करूं तो मजदूर हो गए, दिहाड़ी मजदूर हो गए, जो दिन भर का काम करके कमा के ला रहे हैं, वो दिन भर के काम में इतने थके हुए हैं कि उनके पास समय नहीं है कि वो ये देख सके कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या खाया नहीं खाया। ये आप अपने आसपास में भी देखते होंगे, कोई ऐसे मजदूर हैं, खास करके महिला मजदूर जो मजदूरी का काम कर रही हैं, वो अपने छोटे बच्चे को लेके नौकरी पे आती है तो उसका बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, गंदगी में पड़ा हुआ है। और हम जो थोड़े वेल टू डू फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, या एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर हम अपने बच्चे पे ध्यान दे सकते हैं, वहां हमारा पूरा ध्यान रहता है कि बच्चा मिट्टी में ना खेले, बच्चा हेल्दी खाना खाए, बच्चा बाहर का ये ना खाए वो ना खाए, इसको बीमारी लग जाएगी। हम पूरी तरीके से बच्चे पे इन्वेस्टेड है। पर क्योंकि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग जो उनको रोज कमाने जाना है, रोज की जद्दोजहद है, इस वजह से वो अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। और इस वजह से धीरे 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 बच्चे को आदत लगते लगते का डेवलप हो जाता है। एटियोलॉजी, कारण क्या है? ठीक है। तो हालांकि पाइका लार्जली बिहेवियरल डिसऑर्डर में काउंट होता है, ठीक है, ज्यादातर या व्यवहारिक कमी है किसी न किसी तरीके से बच्चे में। और एक सबसे बड़ा कारण जिसके वजह से ये बच्चा करता है वो होता है अटेंशन सीकिंग, है ना। हालांकि मैं बिहेवियरल डिसऑर्डर के अलावा और किन सब चीजों से ये एसोसिएटेड है, तो सबसे पहला है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन उन बच्चों में जिन बच्चों को ये खबर है, ये पता है ही नहीं है कि ये चीज खाने की है कि नहीं खाने की है, वो अपने मानसिक संतुलन में नहीं है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ये खबर ही नहीं पड़ती, तो वो कुछ भी उठा के खा लेते हैं और फिर उन्हें आदत पड़ जाती है। दूसरा जो मैं अभी कह रही थी, अटेंशन सीकिंग या इमोशनल नेग्लेक्ट। वर्किंग है, पिताजी भी वर्किंग है, बड़ा भाई है वो स्कूल जाता है, या बहन है वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आए तो होमवर्क कर लिया, होमवर्क से फ्री हुए तो स्पोर्ट्स में कोई खेलने के लिए चला गया, तो उस बच्चे के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है, जिसकी वजह से वो सैचुरेशन में चला जाता है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं कर रहा, सब अपने में लगे हुए हैं, और इस वजह से उसके अंदर ये चीज डेवलप होती है। आयरन और जिंक की डिफिशियंसी, द रीजन बिंग, हमें इन्वेस्टिगेशंस क्यों कराने हैं, तो आयरन और जिंक की कमी के वजह से भी ये पाइका डेवलप होता है। अब तक हमें ऐसा लग रहा था, ऊपर हमने जैसे ऊपर की लाइन पढ़ी कि मोस्टली ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, बट ड्यू टू सम मिनरल्स और उनकी कमी की वजह से भी ये चीज होती है। वर्म इन्फेस्टेशन, अगर कीड़े की दिक्कत है बच्चे में तो, पेट में कीड़ा है तो, इसका मैं आपको इंसिडेंस बताऊं, मेरे घर पे ही है। मेरी एक रिलेटिव लगती हैं, वो मतलब बड़ी, मुझसे काफी बड़ी हैं उम्र में, और वो हमारे घर आई तो ऐसे ही चावल बैठ के चुन रही थी और चुनते चुनते कच्चे चावल खा गई। तो हम थोड़े से तक पकाए, क्योंकि आपने कहा अरे कच्चे चावल खाते हो, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे तो बचपन से आदत है, क्या करूं, मैं ऐसे चुनते चुनते खा लेती हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। तो मेरे फादर ने तुरंत बोला कि अरे इसको जांच कराइए, इसको कीड़े की दिक्कत हो सकती है, कीड़े की दिक्कत में बच्चा ऐसा कुछ खाता है, अब इसको बचपन की आदत है, अभी ये बड़ी होगी लेकिन फिर भी कीड़े की दवा देते रहिए। तो जो मैं अभी पीछे बात करी थी ना कि जनरली ये इंसिडेंस है तो बचपन का, बट क्योंकि उसको रोका टोका नहीं गया तो वो अडल्टहुड तक चला गया उसके साथ, वो एज अ बिहेवियर, एज अ हैबिट उसके अंदर डेवलप हुआ, और वो हैबिट बन के उसके साथ ही अडल्टहुड तक आ गया। तो मेरे फादर ने इस चीज को कोरिलेट किया, आज देखिए यहाँ भी लिखा है कि वर्म इन्फेस्टेशन में भी जनरली पीका या पाइका हो जाता है। पुअर सुपरविजन, पुअर सुपरविजन मतलब क्या? आजकल तो माएँ बहुत ज्यादा सजग हो गई हैं कि बच्चा मेरा क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कितनी कैलोरीज ले रहा है,
प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है या नहीं ले रहा है, कैलोरी कंटेंट वाला ले रहा है खाना या नहीं ले रहा है, उसकी सफिशिएंट कैलोरीज बॉडी में जा रही है कि नहीं जा रही है, इन सब चीजों पे माँ का ध्यान बहुत रहता है। पर अगर हम इस चीज की बात करें तो ये जनरली जॉइंट फैमिली में बहुत कॉमनली देखा जाएगा कि माँ लगी हुई है किचन में, माँ को घर के काम है, माँ 10 कामों में लगी हुई है, तो उसका बच्चे पे ध्यान ही नहीं है, क्योंकि उसके पास 10,000 और काम है, तो वो उस पे फोकस कर पा रही है, इस वजह से वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे रही है। तो पुअर सुपरविजन की वजह से इटियोलॉजी आएगी। कारण होगा कि पूरा पुअर सुपरविजन, कि बच्चा पूरे घर में घूमता फिरता रह रहा है, इस वजह से कहीं से कुछ उठा के खा लिया, कहीं से कुछ उठा के खा लिया, और फिर उसको हैबिट डेवलप हो गई इस चीज की। लास्ट ऑप्शन इज फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। ये आजकल के छोटे बच्चों में होने वाली हर एक बीमारी में ये चीज आप काउंट कर सकते हो कि जो फैमिली डिसऑर्गेनाइज्ड है, जो फैमिली ही साउंडली नहीं रह पा रही है, वो फैमिली के बच्चों को कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके की परेशानी लगी ही लगी रहती है। फादर मदर में नहीं बन रहा है, या घर में सास बहू के बीच में नहीं बन रहा, अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में है और फादर मदर में नहीं बन रहा है, तो बच्चे के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो हर रोज अपने माँ बाप को लड़ता देख रहा है या लड़ती देख रही है, तो उसको ये तरीके की दिक्कत आ रही है, और वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये क्लिनिकल कंडीशन डेवलप होती है पाइका की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि क्लिनिकली क्या क्या सिम्टम्स आएंगे जो हम डायग्नोसिस पे पहुंच पाए। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट सिम्टम्स दो देता है, हम एज अ डॉक्टर सिम्टम लिख भी लेते हैं, पर हम डायग्नोसिस नहीं बना रहे। ऊपर प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ये लिखना बहुत जरूरी है कि जो पेशेंट हमारे पास आया है वो किस बीमारी का इलाज कराने आया है। तो डायग्नोसिस बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन केस सॉल्विंग। ठीक है, सबसे पहला है, अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, आते के साथ सबसे पहली सिम्टम जो पेशेंट या पेशेंट के मदर देंगे वो होता है सबसे पहला कि नॉन डाइजेस्टिबल सब्सटेंसेस आ रहा है। अब आपकी ये यहाँ पर एज अ क्लिनिशियन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि जब माँ ने बोला कि ये नॉन डाइजेस्टेबल, वो ऐसे तो अब कोई भी पेशेंट है या अटेंडेंट है, बच्चे की मदर है या ग्रैंड पेरेंट्स है, कोई भी आके ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि डॉक्टर साहब ये नॉन डाइजेस्टेबल चीजें खा रहा है। पेशेंट आके हमें सिम्टम क्या दे रहा है कि डॉक्टर साहब इसको ना उल्टी सीधी चीजें खाने की आदत हो गई है। हमने बहुत समझाया, बहुत रोकने की कोशिश करी, पर ये समझता नहीं है, खा ही रहा है। और जब मैं अपने मास्टर्स की प्रैक्टिस करती थी तब हमारे पास हमारी ओपीडी में, पीडिया की ओपीडी में मदर्स आके हमेशा ये बोलती थी कि वंशलोचन खाता है ये। हमारे स्टेट में, मैंने राजस्थान से मास्टर्स करी, तो वहां पे आके बोलते थे बच्चे वंशलोचन खाते हैं बहुत, इट्स लाइक अ चॉक लाइक मटेरियल। तो वो बच्चे वंशलोचन खा रहे हैं बार बार आके बोला करते थे। पेशेंट सिम्टम्स में ये देता था। नॉन डाइजेस्टेबल में बोलेंगे क्या, मिट्टी खाते हैं। और पिक्यूलियरिटी पे जाओगे तो बताते हैं, हमारे पास एक केस आया था जिसमें था कि बच्चा जो है दीवार की जो परत है ना पेंट की, वो खुरच खुरच के खा रहा है। दीवार खुरच दी डॉक्टर साहब इसने। ये है नॉन डाइजेस्टेबल, हमारे पेट को इन सब चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनाया गया है ना। तो सबसे पहला सिम्टम पेशेंट देगा ईटिंग ऑफ नॉन डाइजेस्टेबल थिंग्स। दूसरा कि इसका तो पेट ही गड़बड़ रहता है डॉक्टर साहब, स्टमक अपसेट रहता है ना। और स्टमक अपसेट का मतलब है एनीथिंग कैन हैपन, इधर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और डिसेंट्री, ऑल इन होल इन सोल। पेट सही नहीं रहता डॉक्टर साहब बच्चे का। आप पूछोगे कैसे पेट सही नहीं रहता, क्या है उस बारे में, क्या दिक्कत है, आप
पेट के गड़बड़ मतलब क्या बता रहे हो? तो डॉक्टर पेशेंट यही एक्सप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब या तो कभी इसने 10 लग जाते हैं या तो कभी कई कई दिनों तक जाता ही नहीं है, पेट में गड़बड़ ही बनी रहती है। तीसरा है स्टमक पेन, पेट में दर्द बताएगा, क्योंकि जो नॉन डाइजेस्टेबल थिंग्स ये खाया है पेट में स्टोर्ड रहेगा, वो डाइजेस्ट होगा नहीं, तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। ठीक है। तीसरा है ब्लड इन स्टूल। ठीक है, which may be a sign of an ulcer that developed from eating non food item। ठीक है, स्टूल में आपके स्टूल में जो बच्चा आया आपके क्लिनिक पे, उसमें उसने बताया कि डॉक्टर साहब ये पॉटी गया था ना, तो इसके पॉटी में ब्लड आई। अब आप रीजंस अगर की बात करें तो ये एक साइन हो सकता है, क्योंकि नॉन डाइजेस्टेबल चीजें हैं, बड़ी ब्रिज करेगी, इस वजह से अल्सर हो सकते हैं। और वो अल्सर्स की वजह से उसको स्टूल आ रहा है, क्योंकि वो लाइनिंग को डैमेज कर रहा है। बॉवेल प्रॉब्लम्स सच एज कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। पेशेंट को स्टूल भी पास हो सकता है बहुत ज्यादा, यानी डायरिया भी हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन भी। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करेंगे, हम बनाएंगे कैसे? तो ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे। ठीक है, इन्फेक्शंस के लिए, अनीमिया के लिए ब्लड टेस्ट कराएंगे। स्टूल एग्जामिनेशन कराएंगे अगर वॉर्म इन्फेस्टेशन का हमें शक है तो। लेड, सीरम लेड का एस्टिमेशन कराएंगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो लेड का। अब लेड हम कहाँ कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पेंट्स में, ये वॉल में जो पेंट्स हुए हैं वॉल में, या फिर जो ये शाइनी टॉयज आते हैं बच्चों के जिसमें चमक बनी रहती है, उसमें लेड हो सकता है। वो बच्चा खा सकता है, मुंह में लेता है, दांत में वो लेयर टूट के अंदर जा सकती है, पेट में मिल सकता है। तो मोर देन द नॉर्मल, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे के अंदर, अगर बच्चा इस तरीके की चीजें खा रहा है तो लीड का अमाउंट एस्टिमेट एलिवेटेड होना चाहिए, तो उस केस में आप टेस्ट कराओगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस कुछ, क्योंकि हमने अभी जैसे बात करी थी कि वो बिहेवियरल डिसऑर्डर में आता है, तो सब हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल कंडीशन से बात करेंगे जहां पर उससे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन की कमी रहती है, इम्पेयरमेंट रह रहा है, उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो इस तरीके से बात कर सके, नॉर्मल कम्युनिकेशन रख सके। तो आप हो सकता है उसको जो चीजें समझाना चाह रहे हो वो समझ नहीं पा रहा हो, और अगर आपने कोशिश भी करी हो कि ये चीज मत करो या ऐसे मत करो, उसको ये समझ नहीं आ रहा है, इसके वजह से। क्योंकि हम ऑटिज्म में, अगर हम लेमैन टर्म में, ऐसे टर्म में बात करें जिसमें हम ये समझा सके कि नॉर्मल आदमी को हम कैसे समझाए, कोई मेडिकल टर्म का नहीं है, कोई नॉर्मल इंसान हमारे पास आया, उसके बच्चे को ऑटिज्म है, तो हम उसको कैसे समझाएं कि इस बच्चे को ऑटिज्म है? तो उसका हमारे पास एक प्राइम समझाने का तरीका यही है कि आपका बच्चा अपनी एक दुनिया बना के और उसके अंदर रह रहा है। बाहर की दुनिया में, आपकी दुनिया में या मेरी दुनिया में क्या चल रहा है तो उसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी अपनी एक दुनिया है, और वो अपनी दुनिया के हिसाब से रहता है, कभी भी कहीं से भी वो जोन आउट हो जाएगा। है ना, कि आपसे अभी बैठा था, बात कर रहा था, और सडनली जोन आउट होके वो अपने दुनिया में चला जाएगा, अपनी ओन वर्ल्ड में खोया रहेगा। उस चक्कर में वो ये चीजें कर सकता है कि वो नॉन डाइजेस्टेबल चीजें खाए। स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है, कंफ्यूज होता है, इमेजिनेशंस रहते हैं उसके। ठीक है, और इसकी वजह से दिक्कत आती है। क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम है ना, इसमें पेशेंट जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिलीरियम में रहता है, रीअकरिंग पीरियड ऑफ डिलीरियम रहेगा, बार बार वो खोया रहता है, इसके वजह से भी ये चीजें होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगे अगर किसी को पाइका डेवलप हुआ, उसको आदत है, नॉन डाइजेस्टेबल चीजें खा रहा है, तो इसके साथ साथ
पेशेंट को और क्या क्या दिक्कत हो सकती है, बच्चा और क्या क्या परेशानी लेके आ सकता है। तो सबसे पहले जो बच्चे को एट रिस्क रहेगा वो रहेगा इन्फेक्शन का। मिट्टी खा ली, उसमें वर्म्स हो सकते हैं, गंदगी हो सकती है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। वॉल का पेंट खा रहा है, वॉल कितने दिन से साफ हुआ है पता नहीं है, वॉल का पेंट खाया, उस पेंट से इन्फेक्शन हो सकता है। पेंट में कई तरीके के पॉइजनस केमिकल होते हैं जो कि पेट में जाके गड़बड़ी कर सकता है, पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है बच्चे के ऊपर, अगर उसमें जो अमाउंट ऑफ केमिकल यूज किए गए हैं वो फेटल डोज में काउंट होता है बच्चे के लिए। अगर उस बच्चे के लिए ये जानलेवा साबित होता है और बच्चा पेंट को, पेंसिल की लीड हो गई या प्लास्टर हो गया या प्लास्टिक हो गई, बाल खा लिए, इन सब से कई ना कई अलग अलग चीजों के इन्फेक्शंस बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। रिआईटी प्रॉब्लम में क्या कहेगा, तो रिकरेंट अब्डोमिनल पेन, बार बार। हम कई बार ये चीज को ऐसे काउंट करते हैं जैसे बच्चा हर दूसरे तीसरे दिन बोलेगा मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। बच्चे ने हर दूसरे तीसरे दिन के बाद अगर बोलना शुरू कर दिया ना, तो माओ को भी या घर के बड़ों को ये लगता है बच्चा बहाना कर रहा है, इसको स्कूल नहीं जाना है इसलिए ऐसे कर रहा है ये। बट ऑन द गो, ऑन द होल एंड सोल, अगर हम सिनारियो देखें तो हो सकता है कि उसके अंदर पाइका डेवलप हो, क्योंकि पाइका कोई सामने से आके बताता नहीं है। आपने कभी उसको चुपके से या गलती से देख लिया तो आपको ये चीज पता चलेगी। कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा सामने से आके नहीं बताता है कि उसको इस तरीके की ईटिंग हैबिट्स हैं, सडनली ही ये डायग्नोस होगा। अब उसको बार बार पेट में दर्द, कुछ दिनों में पेट का दर्द बताएगा, तो जब आप एग्जामिन कराओगे, जब आप टेस्ट कराओगे, तो आपको बच्चे के पेट में रेसिड्यू मिल सकता है, क्योंकि हमने अभी शुरू में ही बात करी कि नॉन डाइजेस्टेबल थिंग है, यानी वो पेट में ही पड़ा रहेगा, डाइजेस्ट तो होगा नहीं। तो जब आप एग्जामिनेशंस कराओगे तो आपको बॉडी, बच्चे के अंदर ये चीजें मिल सकती है, और इसकी वजह से बार बार पेट में दर्द होगा। पेट में कोई भी चीज पड़ी हुई है, रखी हुई है, गैस, अपना गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव जूस पेट सब सिक्रीट कर रहा है, तो वो चीज, वो तो उसको सड़ाएगा ही ना, तो पेट में पड़े पड़े वो चीज तो सड़ जाएगी, और सड़े सड़े वो पेट के लिए जहर ही बनेगी। इसकी वजह से रिकरेंट बार बार पेट में दर्द होगा। डायरिया हो सकता है, वर्म इन्फेस्टेशंस हो सकती हैं, क्रॉनिक लिड पॉइजनिंग, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि पेंट्स में या वो खिलौने जिनमें शाइन होता है उसमें लिड की लेयर लगाई जाती है फॉर द शाइन पर्पस। अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह से भी बच्चे को क्रॉनिक लिड पॉइजनिंग हो सकती है। वर्म इन्फेस्टेशन है, तो वर्म इन्फेस्टेशन का बच्चे के साथ कॉमन एसोसिएशन है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, है ना। हमने अगर आप आजकल की बात करो तो अब पीडियाट्रिशियंस भी ये चीज बताने लगे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया सिर्फ चैट्स करने के लिए, बातें करने के लिए या स्क्रॉल करने के लिए नहीं रह गया। अब काफी सारे डॉक्टर्स जो है वो सोशल मीडिया पे आए हैं फॉर द पर्पस कि जो भी लोग रॉन्ग इंफॉर्मेशन या मिथ्स लेके अपने घर पे चल रहे हैं, उनके मिथ्स हम दूर करें। तो जैसे कि हर एक इंडियन हाउस होल्ड में पुराने जमाने से लेके अभी तक की बात करी जाए तो दूध को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि अरे बच्चा गाय का दूध नहीं पी रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, कैल्शियम कहाँ से आएगा, जबकि कैल्शियम के सोर्स के लिए 10,000 और चीजें हैं जो वो खाएगा। तो उसके अमाउंट ऑफ जो कैल्शियम है इनटेक का, वो डेली रिक्वायरमेंट है ना, जो अलाउंस, वो उसकी पूरी हो जाएगी। बट हमारे इंडियन हाउस होल्ड में स्पेसिफिकली मदर्स, ग्रैंड मदर्स का अलग ऑब्सेशन है, मिल्क मिल्क मिल्क। जो ज्यादा काउ मिल्क या एनिमल मिल्क की बात करें, अगर आजकल एक रिसर्च, कुछ रिसर्चेस आई हैं कि अगर ज्यादा 400 ml टू 1 लीटर अगर बच्चा ले रहा है मिल्क, तो वो भी एनीमिया क्रिएट करता है। तो इसलिए एनीमिया जो है स्पेसिफिकली आयरन डिफिशियंसी एनीमिया प्रोड्यूस करता है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बहुत कॉमनली बच्चे में मिलेगा, लेड पॉइजनिंग मिलेगी, ठीक है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शंस होगा, बेजोर्स जैसी चीजें कॉम्प्लिकेशंस में आएंगी। अब इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, तो ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो
प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का या कॉम्प्लिकेशंस जो चीजें हुई, कॉम्प्लिकेट हुई हैं जो चीजें, जो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है या फिर जो पहले जो कारण है, अगर आपने सारे टेस्ट करा लिए, सारे रूट कॉज को सॉर्ट आउट कर लिया, आपको पता चल गया है कि हाँ ये कारण है और या कॉम्प्लिकेशंस है, इनको सबसे पहले रिमूव आउट करेंगे, उनकी उनकी ट्रीटमेंट चालू करेंगे। उसके बावजूद अगर ये चीज रहती है बच्चे के अंदर, तो हम पेरेंटल काउंसलिंग करेंगे। बेनाइन एंड सेल्फ लिमिटिंग नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। काउंसलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा अभी हमने उसकी इटियोलॉजी में बात करी कि उसके इटियोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी इटियोलॉजी में है कि इमोशनल नेग्लेक्ट है। अगर उसको फैमिली डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो भी बच्चे में ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो हम पेरेंटल काउंसलिंग करेंगे, मदर और फादर दोनों को बुलाया जाएगा, उनसे बात करी जाएगी, उनसे ये पूछा जाना चाहिए हर एक छोटे बच्चे के पेरेंट्स से कि क्या और कब से, क्या घर में इस तरीके की परेशानी हो रही है, घर में ऐसा कुछ माहौल है जिसकी वजह से ये बच्चा अलग अलग रह रहा है, अलग थलग रह रहा है और बच्चे ने ये सिम्टम्स डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, तो पहले पेरेंट की काउंसलिंग करी जाएगी। सेल्फ लिमिटिंग नेचर ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि अगर प्रॉब्लम सेल्फ लिमिटिंग है, यानी अगर माँ बाप में परेशानी है, तो हम उनको ये सजेशंस देंगे कि आप अपने अंदर ये चेंजेस लाइए। ठीक है। नीड टू प्रोवाइड इमोशनली स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, है ना, कि बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। और अगर इसकी बात करी जाए तो कई बार ये चीज गर्ल चाइल्ड के साथ घर पे होती है, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के साथ ना हो सकता है सेकेंड थर्ड, क्योंकि इंडियन सोसाइटी बेटे के ऑब्सेशन से बाहर नहीं आ पाई है कि एक बेटा तो होना चाहिए, एक बेटा तो होना चाहिए। इस चक्कर में अगर घर में तीन चार बेटियां हो गई हैं, वो इमोशनली और इसके बाद अब तक तो वो इमोशनली नेग्लेक्टेड थी ही, कि बेटा है बेटा है, बेटा एक बेटा हो जाता एक बेटा हो जाता करके, वो बेटियां तो आई जो तीन चार, उनसे तो है ही खार कि अरे यार फिर बेटी हो गई, अरे भाई फिर बेटी हो गई। ज्यादा इमोशनल नेग्लेक्ट या ज्यादा दिक्कत कब आएगी? जब इन बेटियों के बाद घर में एक बेटा हो जाए, तो उसकी तो मतलब घर पे बिल्कुल सर पे बिठा के रखेंगे, तो वो जो बच्चियां हैं घर पे, वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहेंगी, वो इमोशनली स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट में नहीं रहेंगी, उसकी वजह से परेशानी उनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और क्योंकि हमने इटियोलॉजी में पुअर सुपरविजन भी लिखा था, तो हमें मैनेजमेंट में सबसे पहले जो पुअर सुपरविजन है उसको हटा के एक बच्चे के ऊपर कंसिस्टेंटली नजर रखनी पड़ेगी। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप बच्चे को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करके रख दो, कमरे में बांध दो, बाहर जाने ही मत दो, घर में बंद करके रख दो, स्कूल मत भेजो। नहीं, भेजो, पर आपकी एक नजर, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो घर पे किसी व्यक्ति के भरोसे आप रखो कि आप प्लीज इस पे ध्यान रखो, इसको ये आदत है, ये हैबिट है, प्लीज इसको ध्यान रखो कि ये ऐसा ना करे, और अगर ऐसा कर रहा है तो मुझे आके बताए कि ये ऐसा कर रहा है। ठीक है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज, कि बिहेवियर में अगर बच्चे की है, जैसे कई बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चा ना बड़ा बदमाश है, डॉक्टर साहब सब डरा धमका लिए, कुछ से डरता नहीं है, मारपीट हो गई, सब कर लिया, इसको डर ही नहीं है डॉक्टर साहब, किसी चीज का डर ही नहीं है, क्या करें? तो आपको उसके पीछे की स्ट्रेटेजी पता करनी पड़ेगी कि ये बच्चा जो ये इतनी बदमाशियां कर रहा है, आखिर क्यों, इसके व्यवहार में ये जो बदलाव आया है आखिर क्यों, उसके पीछे का कारण ढूंढना है और उस कारण को हमें सही करना है, और उससे बच्चा अपने आप सही हो जाएगा। मैनेजमेंट शुड इंक्लूड एजुकेशन अबाउट जनरल न्यूट्रिशन एंड में रिक्वायर आयरन थेरेपी इफ अ डिफिशियंसी ऑफ दिस मिनरल इज अनकवर्ड। ठीक है। तो अब मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में बच्चे को और परिवार वालों को एजुकेट किया जाए, कि बच्चे को, हमारे भारत में बैलेंस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम इन जनरल भी अगर खाना खाते हैं तो काफी बैलेंस डाइट,
रोटी ले ली, चावल ले लिया, दाल ले ली, दो तरह की सब्जी ले ली, कुछ चटनी ले ली, पापड़ ले लिया। तो हर चीज में से कुछ ना कुछ इतना अमाउंट आता है जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है ऑफ दिस दैट न्यूट्रिएंट। क्योंकि अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, तो कुछ ऐसा एंजाइम या एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसका हमें बिल्कुल थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है और हमारा महीने भर का काम हो जाएगा, कोटा पूरा हो जाएगा। कुछ ऐसे हैं जिनका हमें डेली इनटेक लेना है। तो जब हम बैलेंस डाइट हर चीज को थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो इसीलिए हमें अ, बच्चे को न्यूट्रिशन के बारे में और घर परिवार को न्यूट्रिशन के बारे में बताना जरूरी है कि हेल्दी खाना, न्यूट्रिटिव खाना जिससे पोषण हो, वो बहुत जरूरी है बच्चे को देना, है ना। और इसके साथ साथ हमें आयरन डिफिशियंसी अगर टेस्ट में एनकाउंटर होती है तो हम आयरन डिफिशियंसी को भी कवर करेंगे और हम आयरन सप्लीमेंट्स चलाएंगे। आयरन सप्लीमेंट्स के साथ साथ आयरन सप्लीमेंट चलाने का मतलब नेचुरल है ना। नेचुरली जिन सोर्सेज में, जिन खानों में आयरन मिलेगा, हम वो चीजें बच्चे को ज्यादा खिलाएंगे। इसके साथ ये रिलेशन है कि अगर आप किसी भी एक चीज को बच्चे को बार बार खिलाओगे ना, तो बच्चा भी उससे बोर होता है। ठीक है, कि मम्मी रोज रोज पालक, मम्मी रोज रोज खजूर खिला रही हो, रोज बीटरूट खिला रही हो, मम्मी नहीं मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं अच्छी लगती। तो एज अ मदर या एज अ हेड ऑफ द फैमिली जो अपने बच्चे का मेन केयर टेकर है, इफ यू आर अ सिंगल पेरेंट, तो उसमें से कोई एक, अगर घर पे मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, जो जो भी उस बच्चे के पीछे उसका ध्यान रख रहे हैं, उनका ये काम बनता है कि वो ध्यान रखें इस चीज का कि बच्चे को ये न्यूट्रिशन जाए और अलग अलग तरीके से बच्चे को आयरन रिच फूड देते रहें। Diagnosing and treating any underlying medical condition or complication such as lead poisoning is also important, है ना। जैसे मैंने बात करी कि लेड पॉइजनिंग भी हो सकती है बच्चे में। तो अगर हमें अंडरलाइंग कॉज में पता चलता है कि लीड पॉइजनिंग की वजह से बच्चा परेशान है, बीमार हो रहा है, तो हमें उस लेड पॉइजनिंग को डिटेक्ट करके टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करा के, ब्लड सैंपल, टॉक्सिकोलॉजिकल ब्लड सैंपल करा के, और फिर हम उसको फर्दर मोर ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, ये तो जनरल मैनेजमेंट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि अगर हमारे पास पाइका का पेशेंट आता है तो हम कौन कौन सी मेडिसिन सोच सकते हैं। अब जब हम अब हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आप अगर ध्यान दें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने जीआईटी अपसेट भी देखा है, बावल डिस्टरबेंसेस भी देखे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ईटिंग, नॉन डाइजेस्टेबल चीजों की ईटिंग भी पढ़ी थी। अब होम्योपैथिक मेडिसिन इन सब के बेसिस पे दी जाएगी। सबसे पहले मेडिसिन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहली मेडिसिन आएगी एलुमिना। ठीक है, एलुमिना में स्पेसिफिकली सिम्टम्स क्या आएंगे कि डेलिकेट चिल्ड्रन हु हैव बीन फेड ऑन आर्टिफिशियल बेबी फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेलिकेट बच्चे हैं, डेलिकेट बच्चे मतलब थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो रो गए, हल्का सा गिरे तो चोट लग गई। डेलिकेट बच्चे जो कि आर्टिफिशियल बेबी फूड और फूड प्रोडक्ट्स, जैसा कि आजकल आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग इस चीज के लिए बात कर रहे हैं कि आप बच्चे को जितना हो सके घर का खाना खिलाइए, घर में बनी हुई चीजें खिलाइए। आप सेरेलेक भी बाहर से मत लेके आओ, आप प्लीज फ्रेश फूड दो बच्चे को जितना हो सके। तो जो आर्टिफिशियल बेबी फूड पे, अब आर्टिफिशियल बेबी फूड में फॉर्मूला मिल्क भी आता है। जो मदर्स बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस बच्चे को फीड नहीं करा पाई, उनके ब्रेस्ट मिल्क नहीं आया, तो उनको फॉर्मूला फीड पे बच्चे को रखना पड़ा, तो वो भी आर्टिफिशियल बेबी फूड में ही काउंट होता है। और फूड प्रोडक्ट्स, ये सेरेलैक हो गया, अभी आजकल प्यूरीज आने लगी है हैंडी करने के लिए मदर्स को, कि आप कैरेट की, आप एप्पल की, पपाया की, हर चीज की प्यूरी मार्केट में आने लगी है कि ये प्यूरी दे दो बच्चे को, कुछ खाने का नहीं समझ में आ रहा तो ये प्यूरी पकड़ा दो, उसके वजह से बच्चे में ये डेवलप होगा। एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर चॉक्स, चारकोल। ठीक है, बहुत, ये आप सब ने, जितने लोग आई थिंक मुझे लगता है इस
वेबिनार में प्रेजेंट है, हर किसी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बंदा ऐसा जरूर देखा होगा जिसको आदत है चौक खाने की। और चौक भी वो वाली नहीं कि ये जो मोटी वाली स्कूल कॉलेजेस में यूज होती है, एक पतली पतली सी स्लेटी टाइप आती है, बिल्कुल पतली डंडी वाली चौक, वो खाने की आदत है। वो पूरा पूरा बॉक्स रखते हैं ये, है ना। उसके साथ साथ चारकोल, कोयला, ठीक है, चारकोल में हम कोयला काउंट करें। ड्राई फ्रूट, सूखा कोई खाना हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो कहते हैं ना कि मुझसे सूखा खाना तो खाया ही नहीं जाएगा, मुझे ग्रेवी वाले फूड चाहिए, मुझसे नहीं खाया जाता सूखा खाना। तो वहाँ लेकिन इसको आदत है सूखे खाने की। तो कई बार आप बोलोगे ना कि सिर्फ चावल कैसे खा ले रहे हो, कुछ तो दाल या कुछ तो लो, सिर्फ चावल कैसे खा रहे हो, और उसको वो सिर्फ चावल ही अच्छा लगता है। रॉ अनकुक्ड राइस, जो मैंने अभी बताया था ना कुछ टाइम पहले कि मेरे कजन सिस्टर हैं जिनको आदत है कच्चा चावल चबाने की, दैट इज एल्यूमिना। चिल्ड्रन में सफर फ्रॉम पेंटर्स कोलिक। पेंटर्स कोलिक क्या है? जैसा मैंने अभी बताया कि पेंट में लेड होता है, मिला होता है, तो पेंटर्स को ये जनरली इनहेलेशन की वजह से कुछ पार्टिकल चले जाते हैं पेट में उसके, और उसकी वजह से दर्द होता है। तो पेंटर्स कोलिक बच्चों को भी हो सकता है जिनको आदत है इस तरीके के दीवार वगैरह खुरच के खाने की। हैज अ टेंडेंसी फॉर कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ऑफ अनडाइजेस्टेबल थिंग्स वो खा रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। हार्ड नॉटी स्टूल और विथ नो डिजायर फॉर स्टूल एट ऑल। ड्राइनेस इज सो मार्क्ड दैट इवन द सॉफ्ट स्टूल passes with difficulty। तो एल्यूमिना की ड्राइनेस पिक्यूलियरिटी में आएगा, ठीक है। हार्ड नॉटी स्टूल्स है बच्चे में, बच्चे को कोई डिजायर, किसी तरीके की डिजायर स्टूल पास करने की नहीं होती है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मदर परेशान हो रही है, घर वाले परेशान हो रहे हैं कि अरे 3 दिन हो गए इसने ये फ्रेश वॉशरूम नहीं गया, पॉटी करने नहीं गया, इसको 3 दिन हो गए पॉटी नहीं आई है, कब्जी नहीं और टू द कॉन्ट्ररी अगर हम ओपी घई की बात करें तो ओपी घई में कॉन्स्टिपेशन में ये डेफिनेशन लिखा है क्लिनिकली फ्रॉम 1 to a week, एक दिन से लेके एक हफ्ते तक अगर बच्चा स्टूल पास ना करे तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन में काउंट ही नहीं करते। हफ्ते से ऊपर हो जाए, 10 दिन एटलीस्ट हो जाए, तब हम काउंट करेंगे इसको, ठीक है। ये क्लिनिकली ओपी घई में लिखा हुआ है। और ये किन के लिए लिखा हुआ गया है? वो बच्चे जिनका अभी सॉलिड्स स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी लिक्विड डाइट पर ज्यादा से ज्यादा है, तो उनका ये सॉलिड फूड नहीं होने की वजह से स्टूल इतना बन ही नहीं रहा है। इतना बनेगा नहीं तो पास कैसे करेंगे? और जब लिटिल बिट अमाउंट ऑफ स्टूल बनेगा वो पास करेंगे तो उसमें भी उनको दिक्कत परेशानी आएगी, दर्द होता है। दूसरी बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन है कैलकेरिया काप। और इफ आई एम श्योर हर किसी ने अपने क्लिनिक में पाइका के पेशेंट्स को कैलकेरिया काप दी ही दी होगी। चिल्ड्रन क्रेव्स एग्स, eat dirt, chalk, wall plasters, slate pencils, clay, raw potato and other indigestible things, ठीक है। बच्चे को किस चीज की क्रेविंग होती है? एग्स की। जैसे हमारे यहाँ जनरली कहा जाता है गर्मियों में अंडे कम खाया करो, अंडे की तासीर गर्म होती है। पर उसको अगर बात करी जाएगी, अगर आप पूछोगे कि व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ फूड, कि आप नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, और अगर आप उससे पूछोगे कि अगर वो बोलता है पेशेंट कि हाँ हम तो नॉन वेजिटेरियन है बट बाकी चीजें इसको मटन खिला लो, मीट खिला लो, फिश खिला लो, उतना नहीं खाता। अंडा बहुत शौक से खाता है, अंडा बहुत चाव से खाता है, अंडा खुद से मांगता है, गंदगी खा लेगा, ये भी चौक खाता है, ठीक है। दीवार की प्लास्टर खाएगा, स्लेट की पेंसिल खाएगा, क्ले, मिट्टी, ठीक है, जो ग्रेश, आप कह सकते हो ना ग्रेश सैंड जो होता है, दैट। रॉ पोटैटोस, कच्चे आलू,
एंड अदर इनडाइजेस्टिबल थिंग्स, ये सब तरीके के इनडाइजेस्टिबल थिंग्स खाता है। चिल्ड्रन नॉर्मली आर प्रोन टू डायरिया, वेरएस जहां एलुमिना में कॉन्स्टिपेशन था बहुत ज्यादा, कैलकेरिया कार्ब में पेशेंट को डायरिया डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द एका। ठीक है। चिल्ड्रंस आर नॉर्मली फैटी, फ्लैबी एंड फेयर, ये 3 Fs कैलकेरिया काम के हम सब जानते हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा जो बहुत गोरा है, फ्लैबी है, फेयर है ना, मोटा है, थुलथुला है, जिसको एक्चुअली में हम थुलथुला बोलेंगे, उस कंडीशन में वैसे बच्चों को हम कैलकेरिया का पाइका के कंडीशन में दे सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो फैटी, फ्लैबी, फेयर, 3 Fs ऑफ कैलकेरिया का दे रहे हैं, उसके साथ साथ इनडाइजेस्टिबल थिंग्स का भी हिस्ट्री है, आप कैलकेरिया का आप आराम से सोच सकते हैं। चिल्ड्रन हु ग्रो फैट एंड आर लार्ज बेलीड, ठीक है, जिनके पेट बहुत बड़े होते हैं, फैट ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है, सर बड़ा है, स्किन पेल है, और चौकी लुक है। चौकी लुक का मतलब क्या? चौकी लुक का मतलब है कि इतना गोरा है, इतना ज्यादा गोरा कि उसका फेस वाइट ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल उजला हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन इज सिकुटा विरोसा, डिजायर्स फॉर अननेचुरल थिंग्स लाइक कोल और चारकोल। ठीक है। कोयला खाने की या चारकोल खाने की। चारकोल इज जो लकड़ी जलाई, पूरी तरीके से जला दी और वो काला कर दिया, ऐश में नहीं कन्वर्ट हुआ अभी, लेकिन वो काला हो गया, वो चारकोल में काम करते हैं। ठीक है, वो खाने की आदत है। चाइल्ड पुट्स कोल इन माउथ, क्रंचिंग, swallowing विथ apparent relish। ठीक है, मुंह में कोयले का पूरा एक टुकड़ा डालेगा, उसको घुमाता रहेगा, काटता रहेगा, दांत से तोड़ता रहेगा, और उसको निगल भी जाता है। ठीक है, और उसको इस बात से मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है उसको। wants to eat raw potatoes, कच्चे आलू खाता है। indigestion with insensibility, frothing at mouth। ठीक है, कच्चे आलू खाने की वजह से, क्योंकि कोयला सोलो कर दिया है इस वजह से, निगल गया है कोयला, इस वजह से इंडाइजेशन रहेगा। इंडाइजेशन की वजह से मुंह के कोनों में झाग आते हैं, बोलने से या बात करने से, या फिर ज्यादा सलाइवेशन की वजह से मुंह के कोनों में झाग बनेंगे। हिचकियां आती हैं। ठीक है, हिकअप्स एंड कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स रहेंगे। बेंडिंग ऑफ द हेड, नेक एंड स्पाइन बैकवर्ड। ठीक है, वायलेंट एंड स्ट्रेंज, जर्किंग। ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन इज सिना, वेरी ऑब्वियस, बिकॉज ऑफ द वर्म इन्फेस्टेशन, कीड़े की वजह से बच्चे में सीना का सोचना बहुत कॉमन है। प्रीडोमिनेंटली a children remedy, ill-humored child, very cross, does not want to be touched, marked irritability। ठीक है, ये मार्क्ड इरिटेबिलिटी हम कैसे डिस्कस करेंगे कि जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आया है, चाहे वो उसका माँ बाप भी ना हो, कोई भी ना हो, तो भी वो बोलेंगे कि बड़ा चिड़चिड़ा बच्चा है, जरा सा हाथ लगा दीजिए तो चिल्लाने लगता है, कुछ बोल दीजिए तो चिढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा करता है डॉक्टर साहब, बहुत चिड़चिड़ा बच्चा है। डिजायर मेनी थिंग्स बट रिजेक्ट एवरीथिंग ऑफर्ड, चाहत उसको बहुत सी चीजों की है, मांगता वो बहुत कुछ है बच्चा, और जब उस बच्चे को वो चीजें दोगे आप, तो वो उस चीज को फेंक देगा। इरिटेबिलिटी, फुल ऑफ टेम्पर, वेरिएबल एपिटाइट। ठीक है, टेम्पर, टेंट्रम, बहुत गुस्सा बहुत ज्यादा, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा। ठीक है, वेरिएबल एपेटाइट, वेरिएबल एपेटाइट का मतलब कभी तो बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाएगा, तो कभी बच्चा आधी रोटी भी हाथ नहीं लगाता है। ठीक है, ग्राइंडिंग टीथ, दांत किटकिटाता है। ऑल्सो हैज द टेंडेंसी फॉर वर्म इन्फेस्टेशन, गेट्स हंग्री सून आफ्टर ईटिंग।
खाना अभी दिया था, तुरंत खाया और तुरंत बच्चा कह रहा है भूख लगी है वापस से। ठीक है। बोर्स द नोज विथ फिंगर्स टिल इट ब्लीड्स। ठीक है। नाक में उंगली डाल के खुजली, नाक में उंगली तब तक डालता रहेगा, चलाता रहेगा जब तक नाक से खून ना आ जाए। स्वीट फूड की इसमें ज्यादा क्रेविंग है, मीठा बहुत डिजायर करता है। लैक फेलिनम, ग्रेट डिजायर टू ईट पेपर, कागज खाने की बीमारी है। सोरनेस ऑफ माउथ ड्यू टू एक्सट्रीम ड्राइनेस, कागज खा रहा है जिसकी वजह से माउथ में सलाइवेशन कम हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से मुंह सोर हो जाता है। नेचुरल स्टूल बट वेरी स्लो इन पासिंग। ठीक है, स्टूल नेचुरली जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस स्टूल को पास करने में उसको बहुत दिक्कत आती है और बावल्स में पेन भी होता है ड्यूरिंग स्टूल। नेक्स्ट मेडिसिन इज मर्क्यूरियस, डिजायर्स टू ईट काउ डंग, जो अभी हम बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में कि ईट फीसिस, वो यहाँ पर है, गोबर खाना चाहता है। मिट्टी कीचड़, जो तालाब के नीचे पानियों में जो कीचड़ जमता है वो खाना चाहता है। वायलेंट टेनेस्मस एंड कंटिन्यूड अर्जिंग आफ्टर स्टूल। ठीक है, टेनेस्मस बहुत ज्यादा है, पेन बहुत ज्यादा है पेशेंट को, और नेवर डन फीलिंग है, मतलब स्टूल पास करके अभी आया है, फिर लग रहा है फिर जाना है। अभी स्टूल पास करके आया था, फिर उसको डिजायर हो रही है कि फिर स्टूल पास करना है। नेक्स्ट इज नेट्रम सल्फ, डिजायर फॉर आइस एंड आइसी कोल्ड वाटर, येलो फ्लूइड गसिंग स्टूल इन द मॉर्निंग आफ्टर राइजिंग एंड मूविंग आउट। बर्फ या बिल्कुल ठंडे पानी की डिजायर है नेट्रम सल्फ में। थिन येलो लिक्विडी स्टूल होता है, और गशिंग मतलब जैसे धारा प्रवाह जिस शब्द को बोला जाता है कि धारा प्रवाह स्टूल पास होता है सुबह सुबह उठने के तुरंत बाद। नाइट्रिक एसिड है अगली मेडिसिन, ग्रेट हंगर विथ स्वीटिश टेस्ट इन द माउथ। ठीक है, बहुत भूख लगती है, मुंह का स्वाद मीठा है। लॉन्गिंग एंड क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टेबल थिंग लाइक अर्थ एंड पेपर, मिट्टी, कागज, ये सब खाएगा। इरिटेबल है, हेटफुल है, विंडिक्टिव है और हेड स्ट्रॉन्ग है। डार्क कॉम्प्लेक्शन रहेगा उसके, फिजिकल अपीयरेंस की बात करेंगे तो हेटफुल है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत नफरत है उसमें, बदला लेने वाली उसके अंदर प्रवृत्ति है, तहस नहस करने वाली प्रवृत्ति है, वो बहुत ही जिद्दी बच्चा, और डार्क कॉम्प्लेक्शन है। बार बार ब्लिस्टर या अल्सर्स होंगे मुंह में मिट्टी वगैरह खाने की वजह से। नेक्स्ट मेडिसिन है प्लम्बम, चाइल्ड हैज टिपिकल हैबिट ऑफ ईटिंग और बाइटिंग द क्लोथ्स, कपड़ा मुंह में ठूसने की या कपड़ा काटने की आदत हो, स्पेशली द कॉलर ऑफ द शर्ट। ऐसा आपने बहुत से बच्चों में देखा हो कि जो शर्ट ड्रॉप ऑफ कॉलर होती है ना, वो मुंह में लेके हमेशा घूमते रहेंगे, हमेशा। बेडशीट का कोना खाना हो, शर्ट की कॉलर खानी हो, ये उनकी पिक्यूलियरिटी है प्लम्बम मेट में। एब्डोमिनल वॉल फील्स ड्रॉन बाय अ स्ट्रिंग टू स्पाइन। ठीक है, पेट में जो एब्डोमेन की जो लेयर है उसमें ऐसा लगता है कि एक धागा खिंच गया है पेट से लेके स्पाइन तक पूरा। ऑब्स्ट्रक्टेड प्लेटस, गैस पास होता है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, बहुत दर्द है पेट में, कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड और लंपी स्टूल है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर, चाइल्ड ईट्स डिस्चार्जेस फ्रॉम नोज, कैनॉट बियर टू बी वॉश्ड और बाथ, नहाना या धोना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वीक एम्प्टी गॉन फीलिंग इन द पिट ऑफ द स्टमक, पेट हमेशा खाली खाली फील होता है, खाली। चाइल्ड फॉल्स asleep as soon as tenesmus ceases after the stool, पेट में दर्द है, मड़ोड़े पड़ रहे हैं, बहुत तकलीफ है, और इन सब के साथ जैसे ही स्टूल पास करता है दर्द में आराम आता है, और उसके दर्द में आराम की वजह से पेशेंट सो जाता है। डिजायर टू ईट एशेज, ठीक है, राख खाता है टेरेंटुला का पेशेंट। ऑल्सो क्रेव फॉर सैंड्स, मिट्टी भी खाना पसंद करता है, बालू खाना पसंद करता है। डिजायर फॉर फ्रूट, सार थिंग्स और वेरी कोल्ड ड्रिंक्स। रेस्टलेसनेस, कैन नॉट कीप क्वाइट इन वन प्लेस एट अ टाइम, ठीक है, एक जगह पे टिकता ही नहीं है।
ये टेरेंटुला का पेशेंट है। नेक्स्ट मेडिसिन इज वेरेट्रम एल्बम। ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है। क्रेविंग टू ईट हिज ओन स्टूल एंड ड्रिंक हिज ओन यूरिन। उसके खुद के मलमूत्र को खाने की उसकी डिजायर होती है। वोमिटिंग एंड डायरिया विथ कोल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड। वोमिटिंग और डायरिया होगा, फोरहेड पे ठंडी पसीने की बूंद रहेगी। थर्स्ट फॉर कोल्डेस्ट ड्रिंक, बिल्कुल चिल्ड पानी, बिल्कुल चिल्ड ड्रिंक्स की आदत। वांट्स आइस। कॉन्स्टिपेटेड है, स्टूल हार्ड है, लार्ज इन साइज है। मेनिया विद डिजायर टू कट एंड Sorry to टीयर disturb you, स्पेशली ma'am. क्लोथ्स। Ma'am, यस, we have 2 minutes only. यस, दिस इज द लास्ट स्लाइड। Okay, okay, ma'am. हाँ, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड डायरिया है, और कपड़े फाड़ने की और काटने की आदत। ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक रेमेडी की बात करी जाए तो पाइका में स्पेसिफिकली अगर बालू, स्लेट, मिट्टी खाने, इस तरीके की चीजों को खाने की आदत हो तो 3 मार्क्स में एलुमिना है, एलम है। ठीक है। एलुमिना है, कैलकेरिया फॉस है, चेलिडोनियम है। ये कुछ मेडिसिन है अगर उनको मिट्टी वगैरह खाने की आदत है तो। ठीक है। सिकुटा, कोनियम, फेरम, हिपर, हायोसियामस, इग्निशिया, नाइट्रम्यूर, नाइट्रिक एसिड, नक्स वोमिका, ऑसिमम, सोराइनम, साइलिशिया, सल्फर। ये मेडिसिन है मिट्टी या मिट्टी से जुड़े चीजें खाने की। अगर स्ट्रेंज चीजें जो बिल्कुल खाई नहीं जाती है, ये खाने की चीज ही नहीं है, उसमें एलुमिना है, जो पाइका में इफेक्टिव रहेगी। ठीक है। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much, ma'am. अब मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि यदि कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछें, और मैं मैम से भी अनुरोध करती हूँ कि वो उनका आंसर और जवाब ज़रूर दें। सो मैम, थैंक यू सो मच, और सभी लोग जो उपस्थित थे उन सबको भी धन्यवाद, थैंक यू। अब हमारा समय भी समाप्त हो चुका है, तो इसे इंग्लिश टीम को सौंपा जाता है। ओवर टू यू, इंग्लिश टीम। थैंक यू, थैंक यू।